1951 में हमारे देश में पहली बार चुनाव हुआ और उसी वक्त चुनाव आयोग का गठन भी हो गया था। चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग को संचालित करता है, सबसे बड़ा अफसर होता है, सीईसी होता है। उसकी अवधि 6 साल की होती है या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तो भी उसको रिटायर कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं, वो 2025 में चुनाव आयुक्त बने हैं और अब उनका कार्यकाल जारी है। वो 62 वर्ष के और अभी उनका कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो पहले ऐसे चुनाव आयुक्त बन चुके हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 200 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक 2023 में नया कानून पास होता है जिसके तहत ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। कानून क्या था? दरअसल 2023 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और सीजीआई होते थे। लेकिन 2023 में संसद में एक कानून पास किया गया और उस कानून के तहत एक केंद्रीय मंत्री होता है, एक नेता प्रतिपक्ष होता है और एक प्रधानमंत्री होते हैं। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पक्षपातपूर्ण, क्योंकि केंद्रीय मंत्री होता है वो भी सत्ताधारी पार्टी का ही होगा और प्रधानमंत्री होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष होगा, तो उसका जो चयन किया जाएगा उसमें 2 वोट एक तरफ जाएंगे और 1 वोट एक तरफ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किस तरह से पक्षपातपूर्ण हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया तो उस पर हाल ही में एक सुनवाई आई है, आपको जानना चाहिए। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत के पास पहुंचा। सीजीआई सूर्यकांत के पास जब ये याचिका पहुंची तो उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि ये हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जरा समझिए, ये ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनको सुनना हर एक भारतीय को काफी मजेदार लगता है, जिनको सुनने में मजा तो आता ही है और साथ के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये ऐसा ही केस है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप न्यायपालिका की प्रक्रिया को पूरा अच्छी तरह से समझ सकें। अब आपको यह समझना चाहिए कि आखिरकार ये जो पूरा मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सीजीआई के पास पहुंचा और जब उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर विवाद तेज हो गया और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं सीजीआई इस मामले से खुद को बचा रहे हैं, उनको खुद इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी बेंच को सौंपना। और जरा यह भी सुनिए कि दूसरी बेंच कौन सी है, वो बेंच जिसमें कोई भी जज सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में ना हो, ऐसी बेंच को यह केस सौंपा जाए और वो इस पर सुनवाई करे, ये सीजीआई का कहना है। और इसमें 3 जज थे। ये पीआईएल पहुंची थी सीजीआई सूर्यकांत, विपुल एम पांचोली और जोयमाला बागची की बेंच के पास और उन्होंने ये फैसला लेते हुए खुद को इस मामले से, इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया है। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि सीजीआई सूर्यकांत को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, उनको इस मामले में फैसला सुनाना चाहिए था, क्योंकि वो जितनी गहराई से इस मामले को समझ पाते शायद दूसरी बेंच उतनी गहराई से इसको समझ ना पाए। और सीजीआई सूर्यकांत का खुद को अलग करना ये कहकर कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों का टकराव है, इससे ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि जो भी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में जज होते हैं, जो कोलेजियम होता है पूरा, जो कि 5 जज हैं अभी कतार में सीजीआई बनने की कतार में, तो क्या वहां पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है? इसके लिए आपको हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो टर्म है इसको समझना पड़ेगा। सीजीआई खुद अपने ही केस की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो याचिका आई थी उसमें यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की, इसमें सीजीआई को भी होना चाहिए। और सीजीआई अगर खुद इस मामले की सुनवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वही अपने लिए फैसला सुना रहे हैं और इसीलिए इसे हितों का टकराव कहा जा रहा है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उन्होंने भी सीजीआई के इस फैसले का समर्थन किया है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है, सामने हमारे साफ साफ शीशा साफ शक्ल और सूरत दिखाता है। सबको पता है कि जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी
जो नियुक्ति हुई है वो किस प्रक्रिया से हुई है। 2023 में जो कानून पास हुआ उसके बाद 2-1 का वोट उनको मिला। आप जानते हैं कि 2 वोट जो कि सत्ताधारी पार्टी के, एक खुद प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 वोट के साथ। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो सत्ताधारी पार्टी की देन है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष नहीं भी होंगे तो भी वही चुनाव आयुक्त बनेंगे जो कि सत्ताधारी पार्टी चाहेगी। और यहीं पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने अपने पद पर आसीन होते ही कार्य करना शुरू किया, उससे साफ साफ पूरे चुनाव आयोग पर एक उंगली उठनी शुरू हो गई। इस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को इतना कठिन बना दिया गया कि एक आम आदमी, एक आम मजदूर, एक आम प्रवासी जो दूसरे शहरों में रहता है, जो अपने शहर में कभी कभी आता भी नहीं है, वार त्योहार पे आता है, उसको अपने शहर में आकर एसआईआर करवाना। और ये प्रक्रिया पूरी आपको पता है कैसी कठिन थी। पूरा फॉर्म दिया जाता था, उस फॉर्म को फिल करना पड़ता था। बीएलओज पे कितना भारी दबाव था, कितने बीएलओज ने अपनी जान दी थी, कितना भारी दबाव जो स्कूल के टीचर्स थे उन पर बनाया गया था बीएलओ का काम करने के लिए। वो सारी खबरें आपने देखी हैं। और उन खबरों को देखने के बाद वो खबरें सुप्रीम कोर्ट भी देखता होगा, सीजीआई भी देखते होंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह फैसला बहुत अहम था और इस फैसले की सुनवाई खुद सीजीआई को अपने संज्ञान में करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते रहेंगे तो चुनाव की प्रक्रिया हमेशा पक्षपातपूर्ण बनी रहेगी। ये लोग कह रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब संविधान के अनुसार भी देखें तो भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और यहां पर अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र जो कि एक स्तंभ है संविधान का, वो स्तंभ गिर जाएगा, वो पिलर गिर जाएगा। और भारत जो कि आज तक एक लोकतंत्र रहा, एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये आम नागरिकों का फर्ज है। इसीलिए जो प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, जो आम जनता है, उनको जागरूक होना पड़ेगा कि ये सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना या फिर उसको अवरोधित करना नहीं है, बल्कि जो आम नागरिक हैं उनके हितों को, उनके अधिकारों को, उनके हक को छीनने जैसा होगा। और छीनने वाला खुद चुनाव आयोग बन जाएगा। ऐसे तो वोट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जहां पर चुनाव सही तरीके से, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और आप जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, उसकी घोषणा भी हो गई है। अब जल्दी वो प्रक्रिया शुरू होगी और देखना होगा कि जिस तरह से सीजीआई ने खुद को इस मामले से, इस सुनवाई से अलग कर लिया है और नई बेंच को यह मामला सौंप दिया है जो कि सीजीआई बनने की कतार में नहीं है जिनके जज, वैसे ही बेंच को यह मामला सौंपने के बाद आखिरकार ये किस मोड़ पर, किस अंजाम तक पहुंचता है। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर उससे पहले यह सुनवाई होती है तो एक बड़ा झटका सत्ताधारी पार्टी को लगेगा। और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो आम वोटर्स है, जनता है, उनके हक और अधिकारों को छीनने जैसा होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि जो फैसला सीजीआई ने लिया है, आप उस फैसले से कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या खुद सीजीआई को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए थी? क्या ये उनके हितों का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। और साथ में एक काम जरूर करें, ये न्यायपालिका से जुड़ी हुई खबरें आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। 1 सेकंड लगता है, 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर हो जाती है, शेयर का बटन दबाने से ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन जो न्यायपालिका है उसको स्वच्छ बनाने का काम, हमारे लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक गणराज्य को बचाने का काम हमारा है। अपना योगदान दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।